हेलो एवरीवन। आज हम बीएसए का सेक्शन 8 या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 पढ़ेंगे, जो कि है थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन। तो आइए देखते हैं कि बेयर एक्ट की लैंग्वेज में क्या लिखा है और इसको समझने की कोशिश करते हैं बेयर एक्ट की लैंग्वेज में। When there is a reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offense or an actionable wrong, यानी कि जब भी कोई रीजनेबल ग्राउंड हो ये बिलीव करने का कि दो या दो से ज्यादा लोगों ने जो है कॉन्स्पिरेसी करी है किसी भी ऑफेंस या फिर किसी भी एक्शनेबल रॉन्ग को कमिट करने की। तो एक्शनेबल रॉन्ग जो है वो हमारा सिविल रॉन्ग होता है, यानी कि टॉर्ट कहलाता है वो। और आगे लिखा है एनीथिंग सेड डन और रिटन बाय वन ऑफ सच पर्संस इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, यानी कि कोई भी चीज कही गई, लिखी गई या फिर करी गई किन्हीं भी कॉन्स्पिरेटर्स के द्वारा। यहां लिखा हुआ है कि एनी ऑफ सच पर्संस, यानी कि मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी को यहां पे डिनोट करा जा रहा है। वन ऑफ सच पर्संस जो हमारी लाइन है वो डिनोट कर रही है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी को इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, यानी कि जो भी उन्होंने कहा, जो भी स्टेटमेंट कही या फिर कुछ उन्होंने करा या फिर कुछ लिखा, तो ये जो है किसी कॉमन इंटेंशन को लेके कहा गया है। और ये जो है कॉमन इंटेंशन बनने के बाद कहा गया है, लिखा गया है या करा गया है। ठीक है। आफ्टर द टाइम व्हेन सच इंटेंशन वाज फर्स्ट एंटरटेन्ड बाय वन ऑफ देम, मतलब वही के मतलब जो भी चीज कही, लिखी या फिर करी गई है वो कॉमन इंटेंशन के बाद कही गई है। इज अ रेलिवेंट फैक्ट एज अगेंस्ट ईच ऑफ द पर्संस, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा हर किसी के लिए, हर किसी मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी के लिए, उसके अगेंस्ट में, हर किसी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट में ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा हमारा। बिलीव टू बी सो कॉन्स्पायरिंग, फिर लिखा है कि एज वेल फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, और कॉन्स्पिरेसी प्रूव करने के लिए भी एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। एज फॉर द पर्पज ऑफ शोइंग दैट एनी ऑफ सच पर्सन वॉज अ पार्टी टू इट, और ये भी बताएगा कि कोई पर्सन जो है उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था या नहीं था। तो ये भी हम अपने इससे प्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारा सेक्शन 8। तो ये तो हो गई हमारे बेयर एक्ट की लैंग्वेज। अब हम इसको जनरली समझते हैं और इसको एक एडवांस लेवल के तौर पे समझते हैं। अब इसी को जो है हमें एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो ये है, इसमें लिखा हुआ है द फैक्ट्स दैट बी प्रोक्योर्ड आर्म्स इन यूरोप फॉर द पर्पस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। तो बी ने जो है हमारे आर्म्स जो है वो ऑब्टेन करे हैं, मतलब कोई भी असला बारूद या फिर गन जो है वो ऑब्टेन करे हैं किसी भी कॉन्स्पिरेसी को लेकर। सी कलेक्टेड मनी इन कोलकाता फॉर अ लाइक ऑब्जेक्ट, सी ने जो है मनी को कलेक्ट किया, लेकिन सी जो है हमारा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। ऐसे ही डी ने कुछ करा, ई ने कुछ करा, एफ ने कुछ करा और जी ने कुछ करा, लेकिन सबने जो भी कुछ करा वो एक कॉमन इंटेंशन को लेके करा, एक कॉमन डिजाइन को लेके करा। तो इसमें जो भी बंदे ने कुछ कहा, कुछ करा या फिर कुछ भी लिखा, तो ये जो है हमारा रेलिवेंट फैक्ट होगा और ये चीज प्रूव करने में मदद करेगा कि कॉन्स्पिरेसी जो है वो एग्जिस्ट करती है और जो हमारा कोई भी बंदा है वो कॉन्स्पिरेसी का जो है पार्ट है। चाहे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, कोई भी पर्सन हुआ, जो भी कॉन्स्पिरेसी का मेंबर है वो उसको उसके अगेंस्ट एज अ प्रूफ बन के खड़ा होगा। कोई भी चीज कही गई, लिखी गई या फिर करी गई, वो उसके अगेंस्ट एक एज अ प्रूफ बन के खड़ी होगी कि वो उस कॉन्स्पिरेसी का जो था वो मेंबर था या फिर वो कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी। लेकिन इसमें ये चीजें जो है इमैटेरियल रहेंगी कि जो हमारा कोई भी जैसे कॉन्स्पिरेटर जो है, जो हमारा फॉर एग्जांपल ए ले लेते हैं अगर हम, तो अगर और कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं चाहे वो ए के अननोन हो चाहे ए के नोन हो, ये चीज इमैटेरियल रहेगी। और चाहे हमारे ए के ज्वाइन करने से पहले ये चीज कही गई है या फिर उसके कॉन्स्पिरेसी को छोड़ देने के बाद ये कही गई है, लेकिन ये चीज रेलेवेंट फैक्ट हमारी रहेंगी ये प्रूफ करने के लिए कि कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती है और जो हमारा कोई भी बंदा है वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। यहां पे हमने ए का एग्जांपल लिया तो उसका जैसे ए पार्ट था, इसमें यहां पे हमने ए का एग्जांपल लिया तो उसमें यह प्रूव होगा कि ए भी जो है हमारा कॉन्स्पिरेसी का पार्ट था। यहां हमारा बेयर एक्ट में जो रीजनेबल ग्राउंड जो है उसका मतलब यह है कि हमारा प्राइमा फेसी केस बन रहा है एक्यूज्ड के अगेंस्ट
किसी भी सिविल या फिर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, और वो कॉन्स्पिरेसी जो है हमें एट द ट्रायल स्टेज जो है वो प्रूव करनी है। तो ये हमारा जो है वो रीजनेबल ग्राउंड जो है वो बता रहा है। अब हम इसके कुछ केस लॉज पढ़ लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला केस लॉ जो है वो है हमारा अफजल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसको पार्लियामेंट अटैक केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यह हुआ था कि जो भी कॉन्स्पिरेसी करी गई थी उसमें जो भी कुछ स्टेटमेंट्स करे गए थे वो कॉन्स्पिरेसी के बाद करे गए थे, और कॉमन इंटेंशन जो थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी उस वक्त। कॉमन इंटेंशन जो थी वो एंड हो चुकी थी, उसके बाद ये स्टेटमेंट्स कहे गए थे। तो कोई भी स्टेटमेंट्स अगर कॉमन इंटेंशन खत्म होने के बाद करे जाते हैं, कॉन्स्पिरेसी जो है हमारी एंड हो जाती है उसके बाद करे जाते हैं, तो वो हमारे सेक्शन 8 या फिर सेक्शन 10 एविडेंस एक्ट में जो है वो रेलिवेंट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं राजीव गांधी असैसिनेशन केस की। तो इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट जो है कॉन्स्पिरेटर के द्वारा करी जाए या फिर उसके मेंबर्स के द्वारा करी जाए, और वो स्टेटमेंट जो है उस बंदे से रिलेटेड है जो बंदा अभी तक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन नहीं किया है, या फिर जिस बंदे ने कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी है, तो वो स्टेटमेंट जो होगी वो रेलिवेंट होगी एज अगेंस्ट द पर्सन हु हैज लेफ्ट द कॉन्स्पिरेसी और हु हैज नॉट येट ज्वाइंड द कॉन्स्पिरेसी, एज वेल एज अगेंस्ट द पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सेड दैट स्टेटमेंट। तो उसके अगेंस्ट भी रेलिवेंट होगी जिसने ये स्टेटमेंट कही भी है, और उसके अगेंस्ट भी रेलिवेंट होगी जो कॉन्स्पिरेसी छोड़ चुका है या फिर जो कॉन्स्पिरेसी में अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है। और इसी केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई है जो कि बहुत समझने की है। तो उसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट उस बंदे के द्वारा करी जाती है जिसने अभी तक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन नहीं किया है, और उस बंदे या फिर उस बंदे के द्वारा की जाती है जिसने कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी है, जो स्टेटमेंट जो है वो उस बंदे के द्वारा की जाती है या तो जिसने कॉन्स्पिरेसी छोड़ दी है या फिर जिसने अभी तक कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन नहीं किया है, तो वो किसी के भी अगेंस्ट में रेलिवेंट नहीं होगी। वो स्टेटमेंट जो होगी वो किसी के अगेंस्ट भी रेलिवेंट नहीं होगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। सो यस, ये था हमारा सेक्शन 8 BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सेक्शन ठीक से समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।